नमस्कार। यह घटना है बिहार के पटना में पारस हॉस्पिटल का। जो पारस हॉस्पिटल अपने आप में एक बहुत ही बड़ा नाम बन चुका है और प्राइवेट हॉस्पिटल में बड़ा होने के कारण इसका बड़ा नाम लोगों को दूर दूर तक चर्चे में रखता है। और इसी हॉस्पिटल में 17 जुलाई दिन गुरुवार सुबह 7:20 पर एक ऐसा अपराध होता है, एक ऐसा घटना होता है, एक ऐसा गैंग वॉर होता है जो लोगों को दिल दहला देने के लिए एकदम काफी है। मैं प्रशांत कुमार, आप देख रहे हैं सूत्रधार न्यूज बिहार से। पारस हॉस्पिटल के कॉरिडोर में कुछ 5 लोग एकाएक करके आते हैं और अपने हाथ में कमर से तमंचा निकालते हैं, पिस्टल निकालते हैं और पिस्टल निकालने के बाद में रूम नंबर 209 में एंट्री करते हैं, 209 नंबर रूम में एंट्री करते हैं। और एंट्री करने के बाद चंदन मिश्रा नामक एक खूंखार अपराधी युवक को गोली मारकर हत्या कर दिया जाता है। हालांकि 4 लोग 10 सेकंड तक गोली लगातार चलाते हैं हॉस्पिटल के अंदर घुस करके रूम नंबर 209 में, और एक व्यक्ति 36 सेकंड तक लगातार गोली चलाता है और वहां से 5 लोग एकाएकी करके फरार हो जाते हैं। और बिहार में ये कोई नया बात नहीं है, ये कोई नया लोग नहीं थे जो आज मरे हैं। ये पुराने खूंखार अपराधी थे, चंदन मिश्रा और बक्सर के शेरू दोनों, हालांकि बक्सर के ही हैं ऐसा बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से। और यह लोग 2009 में इनकी दोस्ती होती है। 2009 से 10 के बीच में यह अपना बाइक चलाने का टैलेंट व एक्सपीरियंस लेते हैं, सीखते हैं। हालांकि एक लोग यदि बाइक आगे से चला रहे हों तो दूसरा लोग अपना मुंह ठीक दूसरे साइड में करके बैठते हैं। जैसे कि एक लोग अपना इस साइड में फेस करके बाइक चला रहे हो तो यह अपना फेस इस साइड में करके बैठते हैं और यह सुपारी लेकर के लोगों को मारते हैं, शूट करते हैं। यही इनका बिजनेस और धंधा शुरू से रहा है। यह लगभग दर्जनों लोगों को हत्या कर चुके हैं। कुंदन और शेरू मिल के बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि यह हमला करवाने के पीछे इसका दोस्त शेरू का हाथ था। हालांकि यह लोग बैंक रॉबरी में भी सामने आए हैं, ज्वेलरी शॉप को लूटने में भी सामने आए हैं, कई मर्डर केस में इनका भी नाम सामने आया है। और यह जेल में बंदा बंद था, पेरोल पर बाहर निकला, 15 दिन का अवकाश लेकर छुट्टी इलाज के बहाने से 12 दिन तक अपने मित्रों के पास गया, घूमा, खूब मौज मस्ती किया। जब 3 दिन इसके पास शेष टाइम बचा जेल में वापस जाने के लिए तो यह जा करके पारस हॉस्पिटल में अपना इलाज कराने के लिए एडमिट हो जाता है। 2 दिन तक पारस हॉस्पिटल में रहते हैं। डॉक्टर इन्हें 16 तारीख को कहता है कि आप डिस्चार्ज हो जाइए, आप स्वस्थ हैं, आप जा सकते हैं। हालांकि चंदन मिश्रा मना करता है यह व्यक्ति कि अभी हमें 1 दिन और रुकना है और हम 1 दिन के बाद ही जाएंगे। हालांकि इतने बड़े अपराधी और खूंखार व्यक्ति को किसी डॉक्टर में कहाँ हिम्मत हो कि उसे मना कर सके कि तुम अभी और इसी वक्त फौरन चले जाओ, तुम डिस्चार्ज हो जाओ, तुम स्वस्थ व्यक्ति हो। कोई मना नहीं कर पाया। यह अपनी जिद से हॉस्पिटल में 1 दिन और रहने का प्लान बनाया और 17 जुलाई दिन गुरुवार 7:20 पर पारस हॉस्पिटल के कॉरिडोर में 5 लोग एंट्री करते हैं और अपने हाथ में पिस्टल लेकर के रूम में एंट्री करते हैं और इतना गोलियां दागते हैं कि मौके पर ही उसका मौत हो जाता है। और पुलिस को भी इसमें कोई ज्यादा मुशक्कत नहीं उठाना पड़ा, क्योंकि पुलिस मरने के बाद ही तो हॉस्पिटल लेके जाती है, उसके बाद उसको पोस्टमार्टम के लिए लेकर जाती है। हालांकि यह मौत हॉस्पिटल में ही हुआ, इसलिए पुलिस को भी ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ा। और डॉक्टर ने बदमाशों के जाने के बाद, यह गुंडों के जाने के बाद में इसकी मौत की पुख्ता जांच करके इसे मौत करार साबित कर देती है कि यह व्यक्ति बिल्कुल मर चुका है। हालांकि आप लोग भी अंदाजा लगा सकते हैं, जब इतनी गोली किसी के ऊपर बरसाई जाए तो कोई इंसान बचना मुश्किल ही है, कि वह बच जाए नामुमकिन भी है। यह तो पॉसिबल है ही नहीं कि कोई बच भी जा सकता है। लेकिन यह 5 लोग फरार हो जाते हैं। उसके बाद का बयान ये सुनिए। ये हैं बिहार के एडीजी, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, कृष्णन मोहन जी। यह क्या बताते हैं, जरा वीडियो में गौर से सुनिए। ज्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से, अप्रैल मई जून, जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। एक बरसात होने के बाद लोग, कृषक समाज के लोग व्यस्त हो जाते हैं। अब आते हैं इसी वारदात के ऊपर वापस लौट के। यह घटना के कुछ ही पल बाद पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू सिंह पारस हॉस्पिटल पहुंचते हैं और इस बात का जानकारी जुटाते हैं
उसी दरमियान उनको एक कॉल आता है शेरू नाम का व्यक्ति से, जो मृत व्यक्ति का दोस्त है चंदन मिश्रा का। शेरू का कॉल आता है कि पप्पू यादव जी, आप यदि इस घटना से दूर रहें तो ही आपके लिए अच्छा होगा, नहीं तो आपको भी उसी प्रकार से ठोक दिया जाएगा। गैंगमार करवा कौन रहा? पदाधिकारी जेल में बैठ के सबसे बड़ा सोना लूटने वाला सुबोधबा बैठ के मर्डर करवाता। पारस में ढुक के शेरवा ने मर्डर करवाया। भाई हमको फोन करवा रहा है, इस मर्डर से हट जाइए, मत जाइए। हम तो गवर्नर साहब के आगे राष्ट्रपति शासन की मांग किया। भैया हमको धमकी, भैया कहा गया हमको इस मर्डर में हाथ मत डालिए, मत जाइए। और हम तो कह रहे हैं कि इस मर्डर में कौन मरवाया, सब पता है पुलिस को। हम तो नाम बोल रहे हैं कि आरा का शेरवा ने गैंगवार में 5 शूटर, 2 फुलवारी शरीफ का, सबको पता है। करो काउंटर, काहे मार रहे हो? मारो सर। है औकात? बाजो ना चूड़ी। एक तो आरा का शेरवा है, कौन आज मर्डर करवाया, हमको फोन करवाया। पप्पू यादव को कह दीजिए इस मर्डर में हाथ ना डाले। आज अभी 1 घंटा पहले इस मर्डर में हाथ ना डाले। अब हमको भी धमकी। डीजी साहब, हम सिर्फ कानून के चलते चुप है, मिटा देंगे हम सारा साम्राज्य। क्या जनता ये जानना नहीं चाहेगा? यह तो सवाल खड़ा होता ही है। बिहार के सुशासन बाबू के दावों के ऊपर सवाल खड़ा होता है जनता का कि आखिर यह सुशासन का सरकार में चल क्या रहा है, जिस बिहार में 1,10,000 पुलिसकर्मी कार्य पर हमेशा एक्टिव हैं, हमेशा रेडी हैं। उसी बिहार में, जहां बिहार में मुख्यमंत्री का बैठने का, रहने का व्यवस्था किया जाता है। ये कोई छोटी जगह की बात नहीं है। बिहार की राजधानी है वो पटना, जहां बड़े बड़े मंत्रिमंडल का मंत्रालय भी है बिहार का। उसी पटना में आए दिन, दिन प्रतिदिन बाकी क्षेत्रों के मुकाबले घटना बढ़ती जा रही है। और 1,10,000 पुलिसकर्मी हैं, जिसमें वीआईपी का सुरक्षा को देखिए। इन सुशासन बाबू के सरकार में 2600 वीआईपी को सुरक्षा देने के लिए, सिक्योरिटी देने के लिए 13,000 पुलिसकर्मी एक्टिव रहते हैं उनके आगे और पीछे। वहीं आम जनता की यदि हम बात करें तो 1571 व्यक्ति का सुरक्षा का जिम्मा एक व्यक्ति के ऊपर है। एक पुलिसकर्मी के ऊपर 1571 व्यक्ति का सुरक्षा का जिम्मेवारी माना जा रहा है। 1 लाख व्यक्ति का सुरक्षा का जिम्मेवारी 70 पुलिसकर्मी निभा रहे हैं। हालांकि हमारी सवाल सरकार से नहीं है, हमारी सवाल इस सिस्टम पर नहीं है, अपने देश के जवानों से, अपने बिहार के सैनिक और जवानों से नहीं है। लेकिन ये जो है एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, बिहार का एडीजी, इनका क्या बयान है? बिहार में बरसात के मौसम में किसान अपने काम में लग जाते हैं तो घटना और वारदात कम हो जाता है काफी हद तक। और यदि बारिश नहीं हुआ है, खेती करने का टाइम नहीं है, तो यह लोग अपराध करने के लिए सड़कों पर निकल आते हैं। लूट मार, छीन और डकैती और हत्या जैसी, गैंगवार जैसी कांड कर देते हैं। हालांकि यह बात में जरा भी दम नहीं दिखाई दे रहा है एडीजी का। हालांकि यह क्या सोच करके ऐसा बात बता रहे हैं? क्या यह भी मान लिया जाए कि बिहार के किसान ही आतंकवादी हैं? बिहार के किसान ही जो हैं वह गुंडे हैं, वह बदमाश हैं, लुटेरे, चोर, डकैत, मर्डर करने वाले क्रिमिनल और शार्प शूटर भी हैं। इस बात को किसानों से जोड़ करके एडीजी साहब ये जता चुके हैं कि सुशासन बाबू के सरकार सोया हुआ है
और उनसे अब शायद लगता है कि कुछ होने वाला नहीं है। हालांकि बिहार का जनता ने ही उन्हें सुशासन बाबू बनाया है और बिहार का जनता को ही सोचना है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। यह बात तो सिर्फ सिस्टम पर नहीं उठता है, सिर्फ उस कुर्सी पर नहीं उठता है, उस जनता पर भी उठाए जा रहे हैं। यह जनता ही ऐसा है, यह किसान ही ऐसे हैं बिहार के, जो बरसात नहीं होता है तो ये लोग मुजरिम बन जाते हैं, जब बरसात आता है तो ये लोग किसान बन जाते हैं। हालांकि इस बात में कितना सच्चाई है और नहीं सच्चाई है आप वीडियो देखकर खुद ही समझ चुके होंगे। हालांकि आज के दौर में यदि सरकार के खिलाफ में कुछ जरूरत से ज्यादा आप बोल लीजिए तो सरकारी काम में बाधा के रूप में आपको जेल में भी डाल दिया जा सकता है। जब मजदूरों के लिए आवाज उठाने पर मनीष कश्यप को जेल में डाल दिया जा सकता है, एनएसए लगा दिया जा सकता है, यदि उसे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट की धारा लगाया जा सकता है, जो कि एक देशद्रोह में सबसे बड़ा जुर्म है, क्या ऐसा अपराध किसी के लिए आवाज उठाना भी हो सकता है? हालांकि इस बात में आपको क्या सच्चाई दिखती है और आप इस वीडियो को देख करके क्या समझते हैं, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।